तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और इस खबर को जरूर आप लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें जब छुपती हैं तो आने वाले टाइम में 150 साल बाद जब हमारे पूर्व जो आने वाले वंशज होंगे जब वो सुनेंगे तो कहीं ना कहीं हमें गाली देंगे कि हमारे जो बाबा दादा थे वो कैसे थे। खबर बड़ी हैरान करने वाली है। पूरे भारत में कई मंदिर हैं, बड़े मशहूर हैं। उनमें से एक मंदिर है तिरुपति बालाजी। ये मंदिर कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ था। उसके पीछे कारण था कि कई लोगों के आरोप थे कि जो प्रसाद की क्वालिटी है वो बड़ी डाउन है। अब ये आरोप जब लगे उसके बाद फिर प्रत्यारोप लगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब पॉलिटिक्स है, सब राजनीति है। लेकिन फिर जो मुख्यमंत्री जी थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार इसकी लैब में टेस्टिंग हो जाए। और उन्होंने कहा कि जो ये प्रसाद है, जो लड्डू बनता है, उस लड्डू में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई गई हैं जो कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा के अंतर्गत निषेध है। अब सामने से फिर पलटवार हुआ। जो पूर्व सरकार थी उनके मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब उस सैंपल को भेजा गया CFSL लैब में और उस सैंपल की जब टेस्टिंग हुई तब बड़ी अफसोसनाक चीज़ें निकल के सामने आई। पहली चीज़ कि उसमें फिश ऑयल मिलाया गया, दूसरा जानवरों की चर्बी मिलाई गई। और ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होती थी जो लड्डू में एक चिकनाहट देने के लिए होता था, तो कायदे से जो नियम था उस हिसाब से देसी घी का प्रयोग होना था। लेकिन चूंकि टेंडर सिस्टम है तो जो सबसे कम पैसा कोट करता है, जो सबसे कम पैसे में सप्लाई दे दे, ऐसे इंसान को टेंडर मिलता है, तो वो भी अपनी कटौती करते करते शायद वो अपने मूल्यों से ही गिर गया कि कम से कम इतना ध्यान रखें कि क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। और जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिला के उस प्रसाद के लड्डू को बनाया गया, जिस प्रसाद को भगवान के श्री चरणों में भोग के लिए अर्पित किया जाता है, जो भगवान के सामने पेश किया जाता है मुख्य भोग के रूप में, और साथ ही फिर वो भक्तों में वितरित किया जाता है। लगभग 2.5 से 3 लाख लड्डू रोज वितरित किए जाते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति पूरी उम्मीद पूरी आस्था के साथ अपने आप को महीने भर पहले से पवित्र बना के वहाँ जाता है कि भगवान के सामने हम पवित्र रहें, और उसे पता चले कि वहाँ जाके ही वो अपवित्र हो गया, तो उसकी आस्था और उसकी भावना के साथ कैसा खिलवाड़ है। और बड़ी अफसोस की बात है कि इस पर भी तमाम लोग चुप हैं। और चुप इसलिए हैं क्योंकि उसमें उनको कोई मलाई नहीं मिल रही कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता, कुछ जातिवाद धर्मवाद नहीं हो सकता, और इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि मैटर इंटरनल है और गलती आंतरिक है। इसी वजह से चुप हैं। लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो हमको थूकेंगी कि ये ऐसा ऐसा हो रहा था, आपको पता था लेकिन फिर भी आप शांत थे। मुझे लगा इसके बारे में आपको बताना चाहिए, और इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पे प्रखर ट्रू क्राइम 2.0 पे बाकायदे एडिटिंग और तमाम फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको दिखाया है। तो अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर जाके देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट मैंने कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बस आप एक बार क्लिक कीजिएगा, या फिर प्रखर ट्रू क्राइम 2.0 करके अगर आप सर्च कर सकते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो एक बड़ी अजीब खबर थी, मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी भी बड़ी अजीब कहानी है। आमतौर पे एक कातिल हो, वो कत्ल करने जाए तो कत्ल करने से पहले उसके टारगेट होते हैं कि मुझे इसको मारना है, इससे इस बात का बदला लेना है। कई महीनों की प्लानिंग होती है, कत्ल करने का एक मोटिव होता है, तमाम तरह की रेकी होती है, फिर पूरे एक प्लान के तहत कत्ल किया जाता है, और अंत में फिर ये होता है कातिल की पहली कोशिश कि वो पकड़ा न जाए। लेकिन आज जिस कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, इस कहानी में जिसको मारा गया उसको मारना ही नहीं था, जिसको मारना था उसको मारा नहीं गया। कातिल से जब पूछा गया कि तुमको इससे क्या दुश्मनी थी, तो कातिल कहता है कि दुश्मनी इससे नहीं थी, किसी और से थी, ये तो बेकसूर था। तो फिर पूछा गया कि क्यों मारा, तब उसने कहा कि बस मन कह गया तो मार दिया, किसी को मारना था तो इसी को मार दिया। यानी आज की कहानी कैसे कातिल की कहानी है, जिसको किसी का कत्ल करना था तो जो मिल गया उसको मार दिया। कहानी मध्य प्रदेश की है। कहानी मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है रीवा। कहानी इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। तो इस कहानी की असल शुरुआत होती है चंद दिन पहले। चंद दिन पहले मध्य प्रदेश के रीवा में एक जगह लगती है बैतूल, और इसी बैतूल में एक गाँव है दुधवानी गाँव, और इसी गाँव में एक 75 साल का शख्स जिसका नाम था मुन्ना लाल। मुन्ना लाल रेलवे में कर्मी थे। 60 साल की उम्र तक उन्होंने रेलवे में अपनी सेवा दी। सेवा देने के बाद
अब 60 साल की उम्र पे सरकारी तौर पे वो रिटायर हुए, ठीक ठाक पैसे वैसे भी मिले, तो उस पैसे को अपने बेटे को सौंप के बाकी ज़िंदगी आराम से अपने घर में गुजार रहे थे। ठीक ठाक पैसा उन्हें मिला था रिटायरमेंट के वक्त, और बाकी ठीक ठाक पैसे इन्होंने कमाए भी थे, बेटा भी ठीक ठाक तरीके से कमा रहा था। तो खेत में इनका एक घर अलग से बना हुआ था, उस घर पे अक्सर ये लोग रहा करते, ठीक ठाक बढ़िया ज़िंदगी जीते। मुन्ना लाल भी बढ़िया आदमी थे, सबसे मिलते रहते थे, सबसे हंसमुख तरीके से बात करते थे, ना ही किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, ना कोई कलह, ना कोई बहस। तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। लेकिन अभी चंद दिन पहले की बात है। अब आमतौर पे मुन्ना लाल की आदत थी कि जहाँ ये सोते थे, सोने के बाद सुबह जब उठते थे, उठने के बाद वापस अपनी बहू को आवाज़ देते थे। बहू चाय पानी की व्यवस्था करती थी, ये ब्रश वगैरह करके, दातुन वगैरह करके, दैनिक क्रिया से फ्री होके चाय पीते थे। अब डेली की घर की औरतों की भी ये रूटीन थी कि बाबूजी आते होंगे और उनको चाय देनी है। अब रोज़ वो आते थे, लेकिन उस दिन वो आए नहीं। अब उस दिन वो आए नहीं तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। घर वालों ने कहा कि भाई जाके देखो कहीं बाबूजी बीमार तो नहीं है। घर वाले जाते हैं देखने, आसपास आवाज़ लगाई, बिस्तर पे देखा तो बाबूजी है नहीं। आवाज़ लगा रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मन में उलझन भी कि बाबूजी कहाँ चले गए। लेकिन इसी दौरान घर के एक सदस्य की नज़र ज़मीन पे पड़ती है। ज़मीन पे जैसी नज़र पड़ी, बदहवास चीखता हुआ वो सदस्य पीछे हटता है, चिल्लाने लगता है, सर पकड़ लेता है। इतनी देर में तमाम लोगों की नज़र भी पड़ती है। तमाम लोग मानो काटो तो खून नहीं। नीचे मुन्ना लाल बदहवास पड़े थे, शरीर पूरा खून से डूबा हुआ था। एक धोती उन्होंने पहन रखी थी, बाकी पूरा जिस्म खुला हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धारदार हथियार से उनके ऊपर वार किया था। फौरन परिवार वाले भाग के मुन्ना लाल के पास जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद अभी ये घायल है, जान बाकी हो गई। हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब जब हाथ पकड़ते हैं, शरीर छूते हैं, पता चलता है कि जिस्म ठंडा पड़ चुका है, सांसें थम चुकी है। अब ये तमाम चीज़ जब परिवार वाले देखते हैं, देखने के बाद बदहवास आसपास के लोगों को इकट्ठा करते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आती है। पुलिस आती है, आने के बाद वो बॉडी देखती है, उसके बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और इधर अब जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले परिवार वालों से पूछा कि भैया आपको किसी पे कुछ डाउट हो, क्योंकि मामला सीधा सीधा कत्ल का लग रहा था। अब जब परिवार वालों से पूछा गया तब परिवार वालों ने कहा कि साहब 60 साल के थे तब ये रिटायर हुए, 75 साल यानी 15 साल से यहीं रह रहे हैं। इनकी ना कभी किसी से कोई लड़ाई हुई, ना कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना ही हमारे कोई कभी किसी से लड़ाई हुई, तो आखिर हम किस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। पुलिस वालों ने कहा कि आप थोड़ा सोच लीजिए, क्या पता किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बहस हुआ हो। क्योंकि बड़ी सिंपल बात है कि कोई भी शख्स होगा, किसी को मारेगा तो कोई तो मोटिव होगा। लेकिन परिवार वालों ने साफ मना कर दिया, कहा कि नहीं साहब, हमें नहीं लगता कि किसी के पास कत्ल करने का कोई उद्देश्य रहा होगा। तो पुलिस वालों ने कहा कि अच्छा कुछ सवाल है, उनके जवाब दीजिए। परिवार वालों ने कहा ठीक है पूछिए। अब उन्होंने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की कि किसी से कोई लड़ाई, किसी से कोई झगड़ा, कोई ज़मीनी विवाद, कोई पारिवारिक मैटर, कोई पड़ोसी वड़ोसी से कोई कहासुनी कभी हुई हो। यानी एक कत्ल के लिए जितनी वजह हो सकती हैं, उन तमाम वजहों के पीछे पुलिस वाले पड़ते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि शायद कोई जानकारी, कोई डिटेल मिल जाए। लेकिन चाहे जितनी पूछताछ करें, चाहे जितनी डिटेल निकालें, परिवार वालों का एक सुर में जवाब कि साहब हमें कोई जानकारी नहीं है, किससे क्या झगड़ा था हमें कुछ पता नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये कैसा मामला है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अपने तरीके से देखते हैं। तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट जब आई तो रिपोर्ट ने और मामले को उलझा दिया। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया कि इस आदमी ने मरने से पहले कोई संघर्ष नहीं किया था, यानी इसे सोते हुए मारा गया। दूसरी चीज़ जो निकल के सामने आई कि मरने वाले शख्स को किसी कुल्हाड़ी जैसे हथियार से मारा गया है और बड़ी बेरहमी से मारा गया है। अब एक तरफ परिवार वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि जिसने भी मारा है बड़ी बेरहमी से मारा है। तो कोई बेरहमी से क्यों मारेगा? मारने के पीछे कोई वजह होगी। अच्छा, इस आदमी के पास कोई ज़्यादा माल मटेरियल रहता नहीं था कि किसी ने लूटपाट के नज़रिए से इसके ऊपर हमला किया हो, ऐसा भी कुछ पता नहीं चला। अब पुलिस वाले दोहरी नाव पे खड़े।
एक परिवार का स्टेटमेंट जिसके हिसाब से किसी से कोई झगड़ा नहीं, एक पुलिस की अपनी जांच पड़ताल जिसके हिसाब से किसी ने रंजिश के तहत मारा। अब पुलिस वाले कुछ और सोचते हैं। जब यहाँ से बात नहीं बनी तब उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार ही इसमें शामिल हो। तो एक काम करते हैं, थोड़ा अड़ोसियों पड़ोसियों से भी पता कर लेते हैं। लिहाजा पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी पूछताछ करी कि क्या किसी से कोई लड़ाई थी, किसी से कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी का एंगल। अब जब पड़ोसियों से पता किया तब कुछ और चीज़ें पता चली, कुछ और जानकारियां निकली और एक और चीज़ पता चली कि पड़ोस का रहने वाला एक और शख्स है जो गायब है और शायद इस आदमी का इस मुन्ना लाल के पोते से कुछ मैटर था। अब पुलिस वालों ने कहा कि क्या मैटर था। वो कुछ गांव वाले कुछ और बताते, कुछ गांव वाले कुछ और बताते। इसी बीच एक उड़ती उड़ती खबर जो पुलिस वालों को लगी वो ये थी कि इस मरने वाले शख्स का जो पोता है उसका उसके पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात को लेकर उस महिला का जो पति था अच्छा खासा नाराज था। अब ये बात जैसे ही पुलिस वालों को पता चली, पुलिस वालों ने कहा कि वो शख्स कहाँ है जिसकी महिला के साथ अफेयर था। जब ये पता किया तो पता चला कि वो शख्स फरार है। अब एक तो अफेयर, दूसरे वो फरार। पुलिस वालों ने कहा कि बस करो, कुछ ना कुछ तो यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। फिर क्या था, पुलिस वाले अपने हिसाब से उस शख्स की तफ्तीश करते हैं, तलाश करते हैं, तमाम नाकाबंदी, तमाम घेराबंदी करते हैं और जब ये तमाम चीज़ें करते हैं तो पता चलता है कि वो शख्स तो पुलिस से छुपता फिर रहा है। पुलिस वाले अपने मुखबिर एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद अंत में उसे गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं और पूछताछ करते हैं तब जो कहानी निकल के सामने आई, ये कहानी गलत सही के बीच एक पतली सी जो लकीर है उसको जस्टिफाई करती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है लगभग 1 साल पहले। 1 साल पहले मुन्ना लाल का जो पोता था वो अक्सर घर पे ही रहता था। जो कि मुन्ना लाल भी रिटायर हुआ था तो ठीक ठाक पैसे उसने परिवार वालों को दे रखे थे, तो उस पैसे से वो अक्सर ऐश करता था, यासियाँ करता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली महिला से होती है। अब महिला का जो पति था अपने परिवार को पालने पोसने के लिए बाहर रहता था। आजकल तो ये भी एक श्राप हो गया है आज के टाइम में कि अगर पति बेचारा अपनी पत्नी को खिलाने के लिए बाहर रहे तो घर पे अफेयर चलते हैं। हर केस में नहीं लेकिन अधिकतर केस में अगर घर रहे ना खिलाए तो तलाक फाइल हो जाता है और दोनों ही केसेस हों तो तलाक में इतनी पैसे मांग लिए जाते हैं कि बेचारा वहीं दब के मर जाए। तो पुरुषों का भी जीवन अब आसान नहीं बचा है। तो अपने परिवार को पालने पोषने के लिए जो वो आदमी था वो बाहर रहा करता था। इसी दौरान इस आदमी की जो नज़दीकियाँ यानी मुन्ना लाल के पोते की उसकी पत्नी से बढ़ी, नज़दीकियाँ बढ़ी तो आसपास के लोगों तक जानकारी पहुँची। किसी ने उस आदमी को भी बता दिया कि भाई तुम्हारी पत्नी की जो नज़दीकियाँ हैं पड़ोस में रहने वाले शख्स से बढ़ रही हैं। वापस आता है, आने के बाद अपनी पत्नी को डांटता फटकारता है, इसको भी समझाता है कि भाई दूर रहो, ये चीज़ें सही नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ों में आदमी सुनता कहाँ है, ये भी कुछ सुनने को तैयार नहीं था। इसी बात को लेके अब आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा, आए दिन कलेश। अक्सर मोबाइल में चेक करता तो इसका नंबर निकलता मुन्ना लाल के पोते का, अक्सर डिटेल निकलती, अक्सर पता चलता कि बातचीत हो रही है। तो अंत में वो शख्स इतना ऊब गया कि उसे लग गया कि आज इसका चैप्टर ख़त्म ही कर दो। तो फिर अपने घर से कुल्हाड़ी लेके निकलता है। अभी परसों की बात है और अभी 3-4 घंटे पहले ही इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हुआ है। वो निकलता है, निकलने के बाद मुन्ना लाल के पोते की तलाश करता है कि वो मिल जाए तो आज उसको मार दो। इत्तेफाक कहें या फिर बदकिस्मती कहें, मुन्ना लाल का जो पोता था उस टाइम उस मकान पे था नहीं, लेकिन वहाँ मुन्ना लाल लेटा था। अब गुस्से और बदले की आग में उस महिला का पति इसका दरंदा हो चुका था कि उसको लगा कि आज किसी को भी मार दूं, बस मार दो। मुन्ना लाल का पोता नहीं मिला तो मुन्ना लाल को ही जब वो देखता है तो कहता है कि आज इसी को ही मार देता हूँ। एक 75 साल का निर्दोष बूढ़ा आदमी जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन पोते की किए की सज़ा उसको मिल गई। कुल्हाड़ी से मुन्ना लाल के ऊपर वो शख्स, वो पड़ोसी ताबड़तोड़ वार करता है। तब तक मारता है जब तक मुन्ना लाल की मौत नहीं हो जाती। उसके बाद उस कुल्हाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। अब ये तमाम कहानी जब वो शख्स सुनाता है, गांव वाले पूरी कहानी सुनते हैं। मुन्ना लाल के पोते को भी गिरफ्तार किया जाता है स्टेटमेंट वेरीफाई कराने के लिए कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक आदमी जो सब कुछ होने के बावजूद पड़ोस की रहने वाली महिला से गलत तरीके से रिलेशन रखता है,
अपने किए की सज़ा उसके बाबा को भुगतनी पड़ी। पूरी ज़िंदगी अगर कायदे का इंसान होगा तो पछतावा होगा कि मेरी वजह से मेरी बाबा की हत्या हो गई। एक दूसरा आदमी जो अपनी बीवी की गलती और अपने पड़ोस के रहने वाले एक नौजवान युवक की गलती की सज़ा एक 75 साल के बुजुर्ग को देता है, उसकी हत्या कर देता है। अब ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि खुद तो जेल चला गया और पोता भी आज़ाद है और पत्नी भी आज़ाद है, तो जिसको जो करना हो वो फिर से कर सकता है। तो एक अपनी हवस की आग में अंधा हो गया, एक अपने बदले की आग में अंधा हो गया। दोनों परिवार तबाह हो गए, पूरे समाज में बेइज्जती बदनामी अलग से, और अंत में मिला क्या, एक को उम्र कैद की सज़ा होगी, एक के घर में लाश उठ गई और दोनों ही दुखी। तो ऐसी चीज़ों का अंत ऐसा ही होता है। अगर आप अत्यधिक क्रोध में हैं तो भी, अगर आप अत्यधिक हवस में हैं तो भी। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना सा था कि कुछ चीज़ें गलत हैं और गलत होने पे अगर आप पकड़े जाएं तो फिर उस चीज़ को दोबारा ना करें। हो सकता है आप आकर्षित होकर उस महिला से बातचीत करने लगे, लेकिन जब उसका पति आपको पकड़ लेता है, आपको रोक रहा था, तो आपको पता था कि आप गलत हैं। आपकी भी पत्नी के साथ कोई ऐसे रखता तो आपको भी बुरा लगता, लेकिन आप पीछे नहीं हटे और अंत में इसका खामियाजा आपको आपके बाबा की जान गंवानी पड़ी। और दूसरा, बदले की आग में इस कदर अंधा कि उसने कत्ल किया और एक 75 साल के बुजुर्ग का। समाज भी थूक रहा है कि मारना था तो पोते को मारते, बाबा को क्यों। दोनों ही गलत। खैर, आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल प्रखर ट्रू क्राइम 2.0 को एक बार सर्च करके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्राइम की डेली कहानियाँ उस पर भी आती हैं, देश दुनिया की खबरें आती हैं पूरी एडिटिंग के साथ, जैसा आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे देखते हैं। उस हिसाब से प्रयास बहुत कुछ है, सहारा आपका चाहिए। तो जरूर जाइएगा, सर्च कीजिएगा प्रखर ट्रू क्राइम 2.0, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखेंगे, वहाँ भी मिल जाएगा, तो जरूर जाइएगा। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और साथ ही ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।